गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिंदी मीडियम। आज का जो अपना टॉपिक है कक्षीय वेग। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा जो पुराना अपन ने पढ़ा है उसको अपन डिस्कस करेंगे। बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर जब दो द्रव्यमान कण अपने पास है और जो दोनों द्रव्यमान कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आकर्षण का मतलब होता है खींचना, अपनी ओर बनाए रखना, ठीक है ना। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमने हमारी क्लास में पढ़ा है F इक्वल टू कैपिटल G, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, कैपिटल M। यदि आप पृथ्वी की बात करते हो तो उसको मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान के रूप में भी लिख सकते हैं। स्मॉल m जिस कण को आप लाते हो या ले जाते हो या जिसका अध्ययन आप करने जा रहे हैं उसके बारे में बात की जाती है, और बटे r स्क्वायर जो कि इनके मध्य की दूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा सवाल यह है कक्षीय वेग। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था पलायन वेग। तो बच्चों, दोनों टॉपिक थोड़े डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। दोनों टॉपिकों में डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि पलायन वेग वह वेग होगा जिससे आपने वस्तु को इस प्रकार ऊपर फेंका है, पृथ्वी सतह से इस प्रकार ऊपर फेंका है कि वह पुनः धरातल पर वापस लौटकर नहीं आती, वह वेग पलायन वेग कहलाएगा। जबकि कक्षीय वेग एक ऐसा वेग है हमारे पास जहां हम किसी उपग्रह को, किसी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए उस ग्रह या उपग्रह को वह वेग हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा पर बना सकते हैं कि वह वेग जिसे किसी उपग्रह या ग्रह को स्थानांतरित करके उसे एक निश्चित कक्षा में बनाए रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये कहा, डायग्राम पे आते हैं। सबसे पहले हमने ये कहा कि भाई हमारे पास कोई कैपिटल M द्रव्यमान का कोई ग्रह है। बाद में आप चाहो तो उसको पृथ्वी के लिए लागू कर सकते हैं, ठीक है। और हमने कहा इसकी यह त्रिज्या बन जाती है कैपिटल R के रूप में, केंद्र O। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके केंद्र से, यह केंद्र हो गया, ये सतह हो गई, और इसके सतह से h ऊंचाई पर यह मेरे पास बन जाती है h ऊंचाई पर। यहां किसी उपग्रह को मैं स्थापित करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये उपग्रह इस ग्रह के चारों ओर इस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहे। ठीक है सर, लगा लिया चक्कर। अब ये जो उपग्रह आपने बनाया है इसका द्रव्यमान हमने मान लिया स्मॉल m, और इसका जो वेग है, क्योंकि चक्कर लगाएगा तो ऑब्वियसली इसको वेग तो चाहिए, तो उस वेग को अपन ने मान लिया वेग v के रूप में। अब नियम अनुसार हम कुछ सोचते हैं हमारी क्लास के बारे में, जो पहले के हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। हमने कई बार बोला है आपको इस चीज के लिए कि जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो अपने दिमाग में बात आ जानी चाहिए, कौन सा बल चाहिए उसको, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल चाहिए उसको, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अभिकेंद्रीय बल आएगा कहां से, अभिकेंद्रीय बल आएगा कहां से? अब कौन कहता है ये न्यूटन ने अपने नियम के आधार पे कहा भी है कि प्रकृति में कितने ही बल हो वह अकेला बल कभी कार्य नहीं करता। प्रकृति में बलों को बनाने के लिए उनका युगल या युग्म अवश्य चाहिए। एक सिंगल बल, एक अकेला बल कभी किसी वस्तु पर कार्य नहीं करता। वो अलग बात होती है कि कई बार हम एक विशेष बल को अध्ययन करने के लिए उसके अंगेस्ट में जो बल लग रहे हैं हम उनको नगण्य कर देते हैं, उनको हम हटा लेते हैं, उनके प्रभाव को हम नगण्य मान लेते हैं, तो कोई वो विशेष बात नहीं बनती है। लेकिन चूंकि यहां पर मुझे, मेरा उद्देश्य क्या है कि ये कण इस वृत्ताकार पथ में बना रहे, चक्कर लगाता रहे। अब चक्कर कब लगाएगा, जब इसको बैलेंस बनेगा। भाई जैसे भी अपन साइकिल चक्कर लगाते रहते हैं तो अपन अपने आप के बैलेंस बनाने के लिए एक बल, तिरछा बल इस ओर लगाते हैं,
और एक बल लगता है केंद्र की ओर, केंद्र की ओर हो गया अभिकेंद्रीय बल, और जो तुलनात्मक अध्ययन करवा रहा है वो स्थिर वैद्युत बल के रूप में। जैसे आपने परमाणु संरचना में पढ़ा भी है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्रीय बल और स्थिर वैद्युत बल परस्पर संतुलित अवस्था में होता है। तो इस अवस्था में हम यहां कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जिसको अपन जानते हैं एक बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन, अब अपन इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए r प्लस h, बाद में अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन इसको कैसे रिप्लेस करना चाहते हैं, r प्लस h, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए ये बल, एक बात और आपको मैं बता दूं कि अभिकेंद्रीय बल जो है केवल वस्तु से संबंधित है, जिसको काम करवाना है आपको उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अपन जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल अपने पास होता है, गुरुत्वाकर्षण बल एक बराबर अपने पास बनेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और बटे r प्लस h का स्क्वायर नंबर 2। ठीक है, चलिए समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा, 1 और 2 को हम बराबर कर सकते हैं, mv² बटे r प्लस h इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, m से m कैंसिल हो जाएगा, r प्लस h से एक r प्लस h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या शेष रहता है, v² बराबर होगा, इधर बनेगा आपके पास कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h। ठीक है, चलिए इसको अपन दे देते हैं नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपने पास कंडीशन क्या बनती है, अपने पास कंडीशन ये बनती है, अपने पास जिसमें हमने पढ़ा है चूंकि स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, लेकिन r की जगह हम यूज में ले रहे हैं r प्लस h, तो हमारे पास बन जाएगा r प्लस h का स्क्वायर, या हमारे पास बनेगा Gm इज इक्वल टू G r प्लस h का होल स्क्वायर नंबर 4। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े अपन। अब आगे क्या कहना चाहते हैं अपन, 3 और 4 को शामिल कर दो आप, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या बनेगा, v² बराबर होगा Gm का मान रखा अपने G r प्लस h का स्क्वायर बटे r प्लस h। ओके, क्या होगा, एक r प्लस h कैंसिल हो जाएगा, आपको बनेगा v² बराबर G r प्लस h। ठीक है, या हम लिख सकते हैं यहां पर v बराबर होगा अंडर रूट G r प्लस h। ठीक है, चलो हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। ये आपके पास किसी उपग्रह का वह कक्षीय वेग है जब आप उस उपग्रह को पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस उपग्रह का कक्षीय वेग बनेगा। अब आगे एक बात और ध्यान दो, यहां r तो है पृथ्वी की त्रिज्या, ऑब्वियसली यदि आप पृथ्वी के बारे में बात करना चाहते हो h, भाई जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब मैं चाहता हूं कि इतनी ऊंचाई पर इस उपग्रह को मैं सेट करना चाहता हूं, तो r तो जुड़ेगा और उसमें h और जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अपन और कैलकुलेशन करते हैं इसको, ये तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अपन थोड़ा सा डेरिवेशन को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं, इसी डेरिवेशन को हम ये कहें यहां पर कि यदि नॉट एक रही अपने पास, नॉट स्पेशल रिमार्क है अपने पास, r प्लस h हमने लगभग बराबर ले लिया किसके, r के। ठीक है, जहां अपन कह सकते हैं इस चीज को कि h वेरी वेरी लेस देन टू r हो, हमने इसको लगभग बराबर, दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना,
तो इसलिए v बराबर अपने पास क्या जाएगा, अंडर रूट g और r। अपने पास यहां एक सवाल और आ गया कक्षीय वेग। अब देखो एक रिमार्क डाल रहा हूं यहां पे मैं आपको, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन गया आपके पास बहुत अच्छा छोटा सा। पलायन वेग इसको मैं लिख देता हूं ve, वह कक्षीय वेग में संबंध, कक्षीय वेग जिसको मैंने लिख दिया v0 में संबंध, ठीक है। अब इसका आंसर अपन लिखते हैं। बेटा जैसे कि कल अपन ने पढ़ा था अपनी क्लास में कि पलायन वेग अपने पास होता है, पलायन वेग ve बराबर होता है अंडर रूट 2gr, ठीक है। आप इसको u भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट gr। नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। अभी आपने पढ़ा है कक्षीय वेग अपने पास बना हुआ है v0, बोल देता हूं मैं इसको अंडर रूट gr, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आप कहते हैं अपने पास समीकरण 1 और 2 को शामिल करते हुए समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या बनेगा, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि ve बराबर होगा अंडर रूट 2 और इंटू v0, या आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि ve बटे v0 बराबर होगा अंडर रूट 2, ठीक है। ये अपने पास पलायन वेग और कक्षीय वेग के अनुपात का मान है, जिसका मान अंडर रूट 2, अर्थात आप इसको 1.414 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज की अपनी इस क्लास में हमने कक्षीय वेग के बारे में पढ़ा और इसके साथ कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध को भी हमने ज्ञात किया। आप अपनी नोटबुक में इन पॉइंट्स को नोट करें और कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इस चीज को सेंड कर सकते हैं या इंडिविजुअल मैसेज करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट अवश्य करते रहिए। कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।